लक्ष्य द गोल अचीवर। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य द गोल अचीवर में। आज हम लोग भाषा कौशल के बारे में बातचीत करेंगे। समझेंगे भाषा कौशल क्या है, इससे किस तरह के प्रश्न आते हैं, सारी बातों को समझेंगे इसीलिए आज के लेक्चर में। भाषा के बारे में हम लोग बचपन से परिभाषा पढ़ते आए हैं कि भाषा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो उसके मन के भाव या विचार होते हैं दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरों के मन के भाव या विचारों को पहले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। तो ये जो परिभाषा थी, कामदेव प्रसाद गुरु एक व्याकरण के आचार्य हुए हैं, उन्हीं की परिभाषा है। और भाषा का स्वरूप, अब चूंकि ये 1930-40 के दशक की परिभाषा है और अब से 1930-40 से लेकर के अब तक का पूरा जो दृष्टिकोण है भाषा के, उससे बदल चुका है। हमारे सामने कंप्यूटर है, उसकी भी अपनी भाषा है और दुनिया की तमाम भाषाएं भूमंडलीकरण द्वारा एक दूसरे के नजदीक आ चुकी हैं। तो भाषा को देखने का एक नया नजरिया हमारे सामने। भाषा सिर्फ और सिर्फ एक साधन नहीं रह गई है मन के भाव या विचार को दूसरे तक पहुंचाने की। भाषा बहुत विस्तृत हो चुकी है। चूंकि हमारा जो अध्ययन है वह शिक्षण व्यवस्था के इर्द गिर्द घूमता है। हमारे पाठ्यक्रम में अच्छे शिक्षक की पहचान कैसे होती है, क्या क्या क्वालिटीज एक अच्छे अध्यापक के भीतर होनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे यहाँ इस कक्षा में या यूं कहें हम पूरे पाठ्यक्रम में हमारे अध्ययन की सामग्री के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है। अब चूंकि एक अच्छे शिक्षक के लिए जो बहुत ज़रूरी बातें हैं, जैसे उसे जिस विषय पर वो पढ़ा रहा हो उस पर उसका कमांड हो, वह एक तरह से प्रोफेशनल उसका एक रिलेशन हो, इमोशनल भी हो, लेकिन अ गुड टीचर शुड बी अ प्रोफेशनल टीचर। तो ये सारे पॉइंट्स एक अच्छे टीचर के लिए होने चाहिए। उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो। चूंकि जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है शिक्षण का, चूंकि मैं तो अब देखिए आपको ऑनलाइन में चीज़ों को बता रहा हूँ, लेकिन ये ऑनलाइन चीज़ें, इसमें भी देखिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ आपके साथ, वो एक इम्पैक्ट डाल रही होगी आपके ऊपर। तो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है एक अच्छे टीचर के लिए, और इसलिए हमें यहाँ भाषा कौशल हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भाषा है वो सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक स्किल है। स्किल का मतलब ये है जिसे हम सीख सकते हैं, जिससे हम और इम्प्रूव कर सकते हैं उस पर काम करके। तो भाषा पर भी, भाषा के साथ भी इस बातें लागू होती हैं। हम भाषा को अपने बहुत बेहतरीन कर सकते हैं अगर उस पर हम काम करें। और एक टीचर के लिए, एक टीचर के भीतर भाषाई कौशल में उसकी वृद्धि होती रहनी चाहिए। वो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर होना चाहिए। बच्चों के साथ जब वो बातचीत करे तो बहुत प्रभावी ढंग से बातचीत करे। और हम, आपने देखा होगा अक्सर स्कूल के समय में भी हम उसी टीचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे जो बहुत अच्छे से बातचीत कर लेता था। कई कई शिक्षक ऐसे होते थे जो रहते थे बहुत विद्वान, सारे प्रश्न हल कर देते थे, लेकिन हमें पसंद नहीं आते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो बातचीत है बहुत प्रभावी नहीं होती थी। तो ये जो भाषा कौशल है सिलेबस में, उसका सारा आशय आपको बातचीत में निपुण बनाना है। आपकी भाषा में जो भाषा की स्किल है, उसी स्किल में इम्प्रूवमेंट लानी है। तो अब हम लोग भाषा कौशल के बारे में पढ़ेंगे कि भाषा कौशल है क्या। अब देखें कि भाषा में हम जानते ही हैं कि जो पुरानी परिभाषा मैंने आपसे साझा कर दी, भाषा के भीतर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सब आता है। मतलब अभी जो मैं बातचीत कर रहा हूँ मौखिक भाषा है, जो आपके स्क्रीन पर लिखी हुई लिखित भाषा है, और आप उसे पढ़ रहे हैं या उसे सुन रहे हैं, तो ये चार चीज़ें उसमें आती हैं। और भी भाषा के प्रकार हैं, सांकेतिक भाषा, या कई दफ़े तो मौन भी एक भाषा होती है। आप कुछ नहीं बोलते हैं तब भी किसी से नाराज़ हैं, आप नहीं बोल रहे हैं, तो वो भी आपकी नाराज़गी दिखाती है कि आप एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मौन भी अभिव्यंजना है। आगे एक लाइन है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। तो कई दफ़े मौन भी एक भाषा है। तो भाषा के बहुत विविध रूप हैं, पर चूंकि हम लोग शिक्षक के नज़रिए से भाषा की बात कर रहे हैं, इसलिए सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे ये जो तथ्य हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुनना, बोलना, ये देखें आप, ये जो चारों तथ्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे। भाषा कौशल की विशेषताएं, कि जो भाषा कौशल है उसकी क्या विशेषताएं, यही देखना है। कौशल भाषा व्यवहारिक पक्ष पर है,
जैसे एक सैद्धांतिक पक्ष होता है, किसी भी डिसिप्लिन में आप चले जाएंगे, एक व्यवहारिक पक्ष होता है। जो लिखित भाषा होती है, जैसे पुस्तकों में जो भाषा लिखी गई है, वह तो उतनी व्यवहारिक नहीं होती जितना हमारी वाचिक भाषा होती है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ और मैंने देखिए कि तमाम अतिरिक्त बातें की, कुछ ऐसी बातें की जो सिलेबस से जिसका वास्ता नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये चूंकि मैं भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, तो ये व्यवहारिक पक्ष हो गया, जिसमें हम किसी नियम में बद्ध होकर के बहुत प्रैक्टिकली बात कर रहे होते हैं किसी विषय पर। तो भाषा कौशल का संबंध उसके व्यवहारिक पक्ष से है। मतलब टीचर जिस तरह से चाहे उदाहरण दे, आप देखेंगे कि शिक्षक उदाहरण देने के लिए बहुत दूर दूर से उदाहरण देता है ला करके, जिसका पुस्तक से संबंध नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत व्यवहारिक पक्ष है। अब बालक की संप्रेषणीयता उसके भाषा कौशल पर निर्भर करती है। जो चीज यहाँ टीचर के लिए लागू हो रही थी, ठीक वही बात बालक के संदर्भ में भी आ गई, कि बालक भी तभी टीचर से बहुत अच्छी बातचीत या डिस्कशन कर सकता है जब उसका भाषा कौशल बेहतर हो। पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, अब ये कौन सी बात हो गई, पहले के कौशल बाद के कौशल से अच्छे माने जाते हैं। भाषा के संदर्भ में यह भी बात की जा रही है कि पहले की जो हमारी पूरा बातचीत करने का या फिर एक कम्युनिकेशन का जो हमारी स्किल है, वो क्या है, वो जो हम बाद में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो जैसे पहली दफे आप किसी से मिलेंगे, पहली बार जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो थोड़ी ज़्यादा फॉर्मल होगा, थोड़ी ज़्यादा उसमें संप्रेषणीयता होगी। जैसे फिर बाद में भाषा का प्रयोग कम होता जाता है, कम होता जाता है। ठीक, ये बात है। अब भाषा कौशल में शाब्दिक अंतःक्रिया होती है। टर्म्स के पीछे चूंकि बड़े बड़े टर्म्स हैं, शुद्ध हिंदी में लिखे हो, तो कई दफे हो सकता है कि प्रथम दृष्टया आपको बात समझ में ना आए, लेकिन घूम फिरा के बात यही है कि हमारी पूरी भाषा हमारे शब्दों के प्रयोग पर निर्भर करती है। शब्दों के अंतःक्रिया मतलब कर्ता कहाँ रख रहे हैं, क्रिया कहाँ रख रहे हैं, कर्म कहाँ रख रहे हैं। तो भाषा जैसे वाक्य हम कोई बोल रहे हैं, जैसे मैं अभी एक कोई वाक्य बोल रहा हूँ, यही वाक्य जो मैं बोल रहा हूँ, यही मान लीजिए एक उदाहरण है। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं कर्ता हो गया, ठीक है। अब बोल रहा हूँ, क्रिया हो गई। तो ये जो है, ये शब्दों का की अंतःक्रिया है। अंततः तो सब कुछ शब्द ही है, मैं भी एक शब्द है, बोलना भी एक शब्द है, क्रिया रहा हूँ भी एक शब्द है, लेकिन जब मिलके एक एक बात आपको समझ में आ रही है, तो भाषा कौशल के यही कुछ लक्षण है। भाषा कौशल से मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रिय सभी क्रियाएं क्रियाशील रहती हैं। मानसिक, बिना विचारे तो मैं बोलूंगा नहीं। मतलब सोचिए कि इसकी हमारे मस्तिष्क का जो प्रोसेसिंग है वो कितना फास्ट है, कि मैं इस विषय पर बोल रहा हूँ, लगातार बोल रहा हूँ, तो मेरे मन में पहले ये विचार आ रहे होंगे, तभी मैं बोल रहा हूँ आपसे। तो मानसिक है। शारीरिक, मुंह का इस्तेमाल कर रहा हूँ, फेफड़े से हवा निकल रही है और इनहेल कर रहा हूँ, तभी जाहिर सी बात है। मुख के तमाम जो हैं, जैसे दंत का प्रयोग हो रहा है, इसमें जीवा का प्रयोग हो रहा है, तालु का प्रयोग हो रहा है, मूर्धा का, तमाम उच्चारण स्थान भी हैं, वो हम लोग जानते ही हैं। तो शारीरिक और ज्ञानेंद्रिय, ज्ञानेंद्रियां कैसे इस्तेमाल होती हैं भाषा में। आंख से आप देखते हैं किसी को कि कोई चीज़ पढ़ी, कोई चीज़ लिखी हुई है, तो पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो आंख का इस्तेमाल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, कोई बोल रहा हो तो आप सुन रहे हैं, तो सुनना ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि भाषा के प्रयोग के समय, भाषा कौशल के समय, इन तीन जो अंग हैं हमारे, मानसिक, शारीरिक, ज्ञानेंद्रिय, तीनों का प्रयोग होता है। भाषा कौशल अर्जित किया जाता है जो प्रशिक्षण से आता है। ध्यान दीजिएगा ये बात, ये ठीक वही बात है जो भाषा के संदर्भ में इस्तेमाल होती है, कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है। आशा ये है कि आपके पिताजी कितने भी बड़े भाषाविद रहें, लिंग्विस्टिक के बहुत बड़े प्रोफेसर रहें, उससे कोई मतलब नहीं जब तक आप भाषा सीख नहीं रहे। तो भाषा का अनुवांशिक से कोई संबंध नहीं होता, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। जितना आप सीखेंगे उतना बेहतर होते जाएंगे। अब देखते हैं कि कोई व्यक्ति हिंदी जानता है, उर्दू जानता है, पर्शियन जानता है, रशियन जानता है, फ्रेंच जानता है, जबकि उन देशों में गया भी नहीं वो, तो क्योंकि उसने सीखा। अब सिलेबस में भी इसलिए लगा है क्योंकि अर्जित की जाने वाली स्किल है भाषा, इसलिए आपके सिलेबस में लगा है कि आप सीखें। तो अर्जित का मतलब है कि हम उसे सीख सकते हैं, जो कि ट्रेनिंग के जरिए, प्रशिक्षण से हमें आती है। भाषा कौशल अंतः संबंधित है, यह भी बात है। मतलब उसके जितने अंग हैं, सीखना, अभ्यास करना,
बोल अनुप्रयोग करना मतलब बोल के चेक करना, ठीक है, ये सब देखें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अब भाषा कौशल का विकास धीरे धीरे होता है, ठीक है, यह बात भी ध्यान देने योग्य है। मतलब एक ही दिन में जैसे बच्चा होता है तो बच्चा छोटा रहता है और धीरे धीरे करके वो भी भाषा बहुत धीरे धीरे सीखता है। वैसे ही अब व्यक्ति भी, आप कोई भी भाषा सीख रहे हो आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे सीख रहे हैं। एक दिन में आप ऐसा नहीं है अचानक से आप रशियन आज से सीखना शुरू किए और कल रशियन बोलने लगे, नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है ये। अब देखते हैं हम लोग श्रवण कौशल, क्योंकि भाषा के प्रयोग में जितना महत्वपूर्ण बोलना है उतना ही महत्वपूर्ण सुनना भी है। ऐसा तो नहीं आप बोलते रहेंगे सुने कोई और, बिना सुने हुए बातचीत जो कम्युनिकेशन है वो, मेरा बोलना इस वीडियो में आकर के उतना ही सार्थक है जितना पे आप सुन रहे हैं। तो किसी का वाचन सुनने और सुनकर अर्थ एवं भाव को समझने की क्रिया श्रवण कौशल कहलाती है। ये तो परिभाषा हो गई जो कि हमें परीक्षा में लिखनी होती है। अब देखें कि इसमें उद्देश्य क्या क्या है। दूसरों के द्वारा किए गए उच्चारण को सुनकर शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करना। अब शिक्षक की जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा शिक्षक जिम्मेदारी, तो मैंने शिक्षक नहीं कहा, न जिम्मेदारी कहा, मैंने कहा शिक्षक और जिम्मेदारी। तो क्या किया मैंने, इन दो शब्दों का शुद्ध उच्चारण किया। अब देखें कि ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इनको सुने, इन शब्दों को, और उसका शुद्ध उच्चारण करें। और जब आप भविष्य में शिक्षक बने तभी आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप शुद्ध बोलें और आपके द्वारा पढ़ रहे छात्र शुद्ध उच्चारण करें। तो आशय आप समझ चुके होंगे कि सुनने के जरिए ही आप बहुत बेहतरीन, अब देखिए आपको कोई चित्र दिखा देगा शुद्ध उच्चारण का तो आप नहीं देख सकते चित्र, पढ़ के आप शुद्ध उच्चारण नहीं जान सकते। शुद्ध उच्चारण जानने के लिए जरूरी है कि आप सुन रहे हो, बहुत फोकस करके सुन रहे हो, दूसरों की बातों को ध्यान। देखिए फोकस वाली जो मैंने बात कही पहले कह दी, और ये ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालना, ये आगे आपको मिल रहा है। ठीक है, तो वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनना, एक तो है ये हो गया। शुद्ध सामग्री का अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना। अब यह भी जानना जरूरी है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। कई दफे आप देखे होंगे एग्जाम के पहले विद्यार्थी पढ़ने के लिए बैठते हैं और कुछ भी पढ़ डालते हैं। तो आपका अध्ययन एटलीस्ट ये मांग करता है कि जो उचित हो, जो शुद्ध सामग्री हो, ठीक है, उसको समझिए और उसको समझने की योग्यता विकसित कीजिए। अवक्ता के मनोभावों को समझने, ये बहुत जरूरी स्किल है भाषा के संदर्भ में। जैसे कई दफे आपके टीचर्स बहुत ह्यूमरिस्टिक होते हैं, बहुत जोक, ह्यूमर के संदर्भ में कोई सटीक शब्द नहीं है, एक तरह के हाजिर जवाब होते हैं। हाजिर जवाब तो वीटी के लिए है, मतलब उनकी बातचीत में कहीं ना कहीं आप देखेंगे बहुत मनोविनोद स्वभाव की बातचीत करते हैं। जैसे कहीं कहीं बीच में फनी बात कर रहे हैं, तो बतौर विद्यार्थी आपका ये फर्ज है कि आपका शिक्षक कोई अगर ऐसा मजाक वाली बात कर रहा है तो आप हंसें भी। शिक्षक विद्यार्थी के लिए, या फिर कोई विद्यार्थी कुछ ऐसा प्रयास कर रहा है हंसाने की तो आप हंसें। तो जरूरी ये है कि वक्ता के मनोभावों को आप समझें कि वो कहाँ पे हंसाना चाह रहा है, कहाँ पे क्या करना चाह रहा है, ये आप समझें। तो वक्ता के मनोभावों को समझने में निपुण बनना, यह भी सुनने के स्किल में आता है। सुनेंगे तभी आप जानेंगे ना कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है। कई दफे ये होता है ना कि मान लीजिए कि मैं बहुत स्वाभिमानी किस्म का आदमी हूँ, तो मैं कहूँगा कि उसके यहाँ मैं जाऊँगा। अब ये कहने का आशय है मेरे कि मैं उसके यहाँ जाऊँगा, मतलब मैं थोड़ी ना जाऊँगा उसके यहाँ, या मैं नहीं जाऊँगा, ये मेरे कहने का आशय। लेकिन मैं उसके ऐसे बोलूँगा कि मैं उसके यहाँ मैं जाऊँगा। अब सामने वाला ये ना समझ ले कि मैं उसके यहाँ जाने की बात कर रहा हूँ, जबकि मेरा टोन जो बोलने का वो ये है कि अब मैं नहीं जाऊँगा। जैसे अरे जाओ तुम अपना काम करो, इस तरह से। तो काम करने के संदर्भ में कोई काम करना नहीं है। कई दफे भाषा क्या है कि उसे आपको अपने, एक साइकोलॉजी होती है भाषा के पीछे, उसके जरिए आपको पकड़ना होता है कि सामने वाला कह क्या रहा है। ध्वनियों का विभेदीकरण करने की क्षमता विकसित करना। जैसे कोई शब्द अगर आपसे मैं कहूँ कि जैसे जिम्मेदारी ही अगर हो गई, तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी जिम्मेदारी है, दोनों में फर्क है। ठीक है,
तो ऐसा ना हो कि दोनों की ध्वनियों के बीच में आप डिफरेंशिएट ना कर पाए, दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं, यही करने की बात हो रही। जैसे कुछ लोगों को मैंने सुना है कि मटका को मटखा कहते हैं। अब वो मटका है लेकिन वो क्या कह रहे हैं, मटखा, क्योंकि वो का और खा के बीच भेद नहीं कर पा रहे हैं। तो सुनने के जरिए ही आप ये श्रवण कौशल के भीतर ही यह बात आती है कि आप ध्वनियों का विभेदीकरण कर सकते हैं। छात्रों में शब्द भंडार की वृद्धि करना यह भी जरूरी है। जब विद्यार्थी सुनेगा, नए नए शब्द सुनेगा, उनसे परिचित, जैसे मैं कहूँ कि पर्यायवाची, मान लीजिए मुझे किसी भाषा के बहुत सारे आते हैं, तो मैं कहूँ कि सूर्य देखो बच्चों, सूर्य आकाश में निकला है कि नहीं। फिर मैं कहूँगा कि देखो धूप बादल, धूप जो है आसमान में है कि नहीं। तो मैं घूम फिरा के बात वही कह रहा हूँ, लेकिन नए नए शब्द बच्चों के भीतर दे रहा हूँ, क्योंकि वो उनके पास भी शब्दों में वृद्धि है, क्योंकि शब्द वृद्धि जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाती है। आप अपनी बातों को थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाते हैं। आप देखेंगे जो राइटर्स वगैरह होते हैं, उनके पास अथाह शब्द होते हैं, कविता करने वालों के पास, तो वो बहुत प्रभावित कर ले जाते हैं आपको अपनी कविताओं के जरिए। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द ज़्यादा है। समाज व्यवहार जीवन संबंधित महत्वपूर्ण, तो ये भी सुनने के जरिए, ये भी तो इसमें कुछ समझने वाली बात है नहीं, ये तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझ ही रहे होंगे ये जो बात है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ेंगे श्रवण कौशल की विधियों में, कि श्रवण कौशल को कैसे इंप्रूव किया जाए। सस्वर पाठ, इस कविता हो तो कविता आप जब सास्वर पढ़ेंगे, एक लय के साथ पढ़ेंगे, तो विद्यार्थी उसको पढ़ेगा समझेगा। तो एक ये चीज़ होगी। दूसरी प्रश्न उत्तर विधि, बीच बीच में आप छात्रों को पढ़ाते हुए प्रश्न पूछ सकते हैं, छात्र भी आपसे प्रश्न पूछेंगे, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। वाद विवाद का है, कोई टॉपिक छेड़ दीजिए कक्षा में कि रील बनाने, मान लीजिए रील का कल्चर चल रहा है, तो रील बनाने से क्या समाज में क्या सकारात्मक नकारात्मक परिणाम है, छात्रों के बीच में प्रश्न छोड़ दीजिए। कुछ बच्चे रील बनाने का सपोर्ट करेंगे कि मान लीजिए कुछ लोग हैं जो घर में बैठे बोर हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ है नहीं, नीरस सा उनका जीवन हो गया है, तो उनकी ज़िंदगी में एक इंटरटेनमेंट आ जाता है। सकारात्मक पक्ष हो गए। नकारात्मक पक्ष क्या है कि जो लोग हैं अपनी ज़िंदगी में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जो कि पढ़ सकते थे, जो लोग रील देख रहे हैं। तो इस तरह से आप डिस्कशन करवा सकते हैं कक्षा में, और इससे भी सुनने की जो स्किल है वो बढ़ती है। भाषण विधि, कोई टॉपिक दे दीजिए और प्रेजेंटेशन करवा लीजिए। नाटक मंचन, किसी बात को समझाने के लिए आप उस विषय पर नाटक करवा सकते, जैसे तंबाकू से क्या नुकसान है, इस पर नाटक करवा लीजिए। कोई व्यक्ति है जो तंबाकू खा रहा है और वो मरने की, वो तो आपको याद ही होगा, सिनेमा देखने जाते होंगे जब, या कोई फिल्म देखते होंगे, मेरा नाम मुकेश है, मेरी उम्र 24 साल है, क्या है, एडवर्टीजमेंट के जरिए तंबाकू के डिसएडवांटेज पर जो फोकस किया जा रहा है। तो ये एक तरीका है नाटक मंचन का। वाचन कौशल, स्पीकिंग स्किल, अभी तक हम लोग सुनने की स्किल की बात कर रहे थे, अब बोलने के स्किल पे बातचीत कर रहे हैं। तो अब बोलना क्या है, तो आप बचपन से जानते हैं, बोलना जो मैं कर रहा हूँ यही बोलना है। भाव विचारों को मौखिक भाषा के द्वारा, मौखिक मुंह से बोल रहा हूँ, और आपके सामने आपको बात समझ में आ रही है, जो मैं बोल रहा हूँ यही है वाचन कौशल। उद्देश्य क्या है, क्यों किया जाए वाचन कौशल पर काम, या बोलने की स्किल पर काम क्यों किया जाए। देखें कि अगर मैं मान लीजिए कि ठीक ठीक नहीं बोल पा रहा होता, या मैं जो बात, मेरी मान लीजिए भाषा खराब होती, तो मैं जो बातें आपसे अभी तक कर रहा हूँ आप समझ ही ना पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपके पास सटीक शब्द हों अपनी बात कहने के लिए, स्पष्ट बोल पा रहे हों, और ये आपको एटलीस्ट पता हो कि आपको कहना क्या है, आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये कुछ प्रमुख तथ्य हैं जिनके जरिए आदमी बेहतर तरीके से बोल सकता है। अब है शुद्ध उच्चारण, उचित स्वर, उचित गति एवं हाव भाव, ये महत्वपूर्ण है। भाषा को भाषा कहिए, भाषा न कहिए। शुद्ध उच्चारण की बात हो गई। उचित स्वर, कब कहाँ तेज होना है, जैसे मैंने कहा तेज होना है, अब है पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेज होना है, नहीं कहा ना मैंने, कहा तेज होना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ आपकी भाषा ऊपर जाएगी और कहाँ भाषा नीचे आएगी। बोलते समय कहाँ आपको तेज बोलना है और कहाँ धीरे बोलना है, इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उचित गति, हाँ स्पीड भी, जैसे कई दफे जब हम कोई गैर महत्वपूर्ण बात होती है तो हम उसे बहुत जल्दी जल्दी खत्म करते हैं कि देखिए चलिए चलिए हटाइए, कुछ प्रश्न है और उसको जल्दी से। लेकिन जब कोई बहुत महत्वपूर्ण विषय, जैसे मैं कहूँ आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, आप उस विषय के बारे में क्या, ये तरीका जो है बातचीत का,
ये हम एम्फेसाइज कर रहे हैं उस बात को, जब कोई महत्वपूर्ण विषय होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है नहीं इसलिए हम उस पर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं। अब है निसंकोच होकर अपने विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जब हम अपनी बात कह रहे हो तो कोई संकोच ना रहे, क्योंकि हम कम्युनिकेशन ही कर रहे हैं ना, कुछ और तो कर, किसी झगड़ा तो कर नहीं रहे हैं। तो ये भी ध्यान देना होता है कि निसंकोच भाव से हम अपनी बात कहें। परस्पर वार्तालाप करके योग्य बनना। अब ये देखिए, चूंकि जो स्पीकिंग स्किल है वह तभी आएगी आपके भीतर जब आप स्पीकिंग करेंगे, और स्पीकिंग करने के लिए ज़रूरी है कि आप किसी से कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बातचीत करेंगे तभी ये चीज़ बेहतर होगी। धारा प्रवाह बोलने की योग्य बनना। अब जैसे मैं ही ध्यान दीजिए कि तो ठीक है, आपके समक्ष एक स्क्रीन पे एक PDF लगा हुआ है, उसके ज़रिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये अगर नहीं भी होता तब भी मैं इतनी बातें आपसे बहुत सहज ढंग से कर सकता हूँ, क्योंकि ये एक स्किल है धारा प्रवाह बोलने का, बिना रुके अपनी बात कहने का। कई दफ़े आप देखते होंगे कुछ लोग मंच पे आते हैं और कहते हैं मेरा नाम ये है और मैं आज आप लोग से बात करने आया हूँ, मैं जो कहना ऐसे क्यों हो रहा है वो, क्योंकि उन्हें अभ्यास नहीं है धारा प्रवाह बोलने का, स्वाभाविक रूप से बोलने के भाव जागृत करना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं जो कि आपको तैयार रखना है। अपने विचारों को प्रभावपादक ढंग से प्रस्तुत करना, मतलब थोड़ा सा इंप्रेशन रहे, जैसे कहाँ, अब वो वही वाली बात हो गई ऊपर वाली ही, कि स्वर कहाँ तेज करना है, कहाँ धीरे धीरे बात करनी है, कहाँ जल्दी बात करनी है, सारी कुछ टेक्निक्स आप अगर अपनाते हैं तो वो आपकी बातचीत बहुत प्रभावी हो जाएगी। अध्यापक द्वारा आदर्श वचन के उपरांत छात्रों द्वारा कक्षा में अनुकरण किया जाता है। पाठ के भावानुसार वाचन पैदा करने की क्षमता विकसित करना। अब ये कविता वगैरह के संदर्भ में विशेष प्रयोजन है इस बात को समझने का। जैसे कहाँ पे वीर रस से परिपूर्ण कविताएं हैं तो हम कहेंगे तब तेज तेज से हम लोग ओजपूर्ण हमारा वाचन होगा। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, ये भाषा ओजपूर्ण होती है जो कोई ऐसी कविता होगी। श्रृंगार की थोड़ी रोमांटिक कविताएं होंगी तो हम लोग बहुत प्यार से उसको पढ़ेंगे, बहुत स्नेह के साथ। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कक्षा में बोलने का। अब वही वाली बात देखें, बार बार घुमा रहे हैं कि वाचन को गति, यति, आरोह, अवरोह, स्वराघात, स्वराघात जैसे कहाँ पे आपको बल देना है। जैसे मैंने कहा बल देना है, तो मैंने ये नहीं कहा कि बल देना है, ये स्वरात्मक हो जाएगी भाषा। मैंने कहा बल देना है, तो मैं देखिए कहीं पे बल दे रहा हूं, काम करो, काम का पे जोर दिया, माँ को छोड़ दिया, फिर का पे हल्का जोर दिया और रो पर देखिए ज्यादा जोर दे रहा हूं, करो। अब मैं कहता काम करो, बल नहीं है इसमें, बलाघात नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, कहाँ पे बल देना है, ठीक, कहाँ पे स्वराघात है, ये सारी चीजें समझना जरूरी है। लिखित सामग्री को बिना आवाज निकाले पढ़ना मौन वाचन कहलाता है। क्योंकि एक कक्षा में, एक आदर्श कक्षा में मान लीजिए कि 30 बच्चे हैं, 30 को आपने कहा कि आप लोग पढ़िए, और मान लीजिए कि बोल बोल के पढ़ने लगे, तो फिर वो एक कक्षा में एक तरह का मतलब तमाशा हो जाएगा, वो सब बच्चे जोर जोर से पढ़ रहे हैं। तो ये भी जरूरी है एक अच्छे शिक्षक के लिए कि वो मौन अध्ययन या मौन वाचन सिखाए। वचन कौशल की शिक्षा विधियां। सस्वर वाचन पहले शिक्षक की जिम्मेदारी है कि वो पुस्तक को सस्वर वाचन करे, कविता है तो गा के पढ़े, और निबंध वगैरह है तो उसे बिल्कुल जिसे पढ़े ऐसे। शिक्षक पहले स्वयं अनुच्छेद का वाचन करता है, फिर कक्षा के छात्रों से सस्वर वाचन कराता है। अब ये वाचन का एक तरीका हो गया। तो ये जिम्मेदारी है कि शिक्षक इस तरीके का अनुपालन करें और उनका देखी देखा विद्यार्थी भी, या देखा देखी विद्यार्थी भी उनको फॉलो करें। अब जब बच्चे इस तरह से बोलेंगे, कक्षा में खुल के बोलेंगे, तो उनका उच्चारण जो है शुद्ध होता जाएगा। कविता पाठ जिसकी मैं बात कर रहा था कि उचित हाव भाव, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए जरूरी है कि जो बात पढ़ रहे हैं, जो मुंह से बोल रहे हैं, उसकी थोड़ी सी एक्टिंग भी करें अपने बॉडी में। जैसे ट्विंकल ट्विंकल है तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन, कुछ ऐसी फिजिकली कुछ ऐसे हाथ पैर कैसे मूवमेंट करें जिससे पता चले कि वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की बात कर रहे हैं।
और हाव भाव एक्सप्रेशन भी वही आने चाहिए। दुख की बात है तो दुख की भावना से पढ़ें, वीर से पूर्ण है तो ओज, एक शक्ति उनके भीतर संचालित होना चाहिए। अब देखें हम कहानी सुनना, ठीक है, तो कहानी कोई सुनाएंगे, छात्र ये भी सब सुनने की स्किल में आता है, क्योंकि कहानी आप सुनाएंगे तो बच्चे उसको सुनेंगे, उसके सुनने के अनुसार उस पर प्रश्न पूछेंगे, और कहानी आप सुनाएंगे, जाहिर सी बात है कि कहानी सुनते समय बच्चे इमेजिन कर रहे होंगे उसके दृश्यों को। जैसे आप कहें, जैसे मैं आपसे कहूं कि एक मुर्गी सोने के रंग की, बिल्कुल सोने के रंग की, जमीन पर, जो कि उसके दो पैर हैं, तो कूद कूद के चल रही है एक मुर्गी। अब ये मैं बात कह रहा हूं ना, तो आप संभव ही नहीं है कि आपके जहन में मुर्गी ना आए, तो आपने कल्पना कर ली, मुन्ने मुर्गी के बारे में बात कही। तो कहानी सुनाने से यही फायदा है कि बच्चों की कल्पना शक्ति बहुत बेहतर हो जाती है, और फिर बच्चे, अब आप जो कहानी सुना रहे हो तो बच्चे इमेजिन कर रहे होते हैं, फिर बच्चे इमेजिन करने के बाद, उस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद, कहानी समझने के बाद आपसे वहां से प्रश्न पूछेंगे, और ये एक तरीका है अच्छा बच्चों के बौद्धिक विकास के लिए और उनकी कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए। अब चित्र के जरिए, हाँ थोड़ा सा, क्योंकि भाषा क्या है, जैसे देखेंगे स्क्रीन पे सिर्फ भाषा लिखी हुई, टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी यहाँ अगर कोई एनिमेशन होता तो आप देखते हैं, आप ज़्यादा इंटरेस्टिंग होकर के, उसमें इंटरेस्टेड होकर के पढ़ते। तो चूंकि कहानियों, चित्रों से बच्चों का एक जुड़ाव होता है, बच्चों को चित्र में बड़ा थोड़ा इंटरेस्ट होता है, बजाय कि वो सीधे सीधे शब्द पढ़ने लगे। इसलिए ज़रूरी है कि चित्र के जरिए, कोई कहानी है तो चित्र के जरिए समझाइए। छोटे बच्चों में आप देखे होंगे कि आज से लेकर के ज्ञान तक के वर्णों को चित्र के जरिए समझाया जाता है, क्योंकि चित्र बच्चे चित्र से ज़्यादा रिलेटेड महसूस करते हैं। प्रश्नोत्तर है, वार्तालाप है, अब बातचीत है, कोई बात टॉपिक दे दें आप, 15-15 मिनट बच्चे बातचीत करें। उसके बाद है वाद विवाद, तो इसके विषय में हम लोग पहले भी बातचीत कर चुके हैं। भाषण से वही है कि आप टॉपिक देंगे, बच्चा जाएगा आगे क्लास के सम्मुख आकर के बोलेगा, एक तो भाषण तैयार करेगा, दूसरी बात है भाषण को बोलेगा लोगों के सामने तो उसकी झिझक खत्म होगी, भाषा तो अच्छी होगी ही। तो बहुत सारे फायदे हैं, यही हमें सब परीक्षा में लिखना है। नाटक मंचन के जरिए भी, क्या आप चूंकि सिर्फ किताब में पढ़ रहे हो, नाटक के जरिए आप जब एक्टिंग कर रहे होते हैं उसकी, तो आप एक फिजिकली अपीरियंस जो होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बजाय कि आप सिर्फ टेक्स्ट पढ़ के गुजर जाएं। तो नाटक भी महत्वपूर्ण है। टेप रिकॉर्डर, अब ये हालांकि पुरानी बात होगी, टेप रिकॉर्डर उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया है। कौन टेप रिकॉर्डर रखेगा फिर जाके सुनाएगा, यूट्यूब पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो परीक्षा में आप लिख सकते हैं कि यूट्यूब पे तमाम चैनल, एनसीईआरटी के मैं आपको बताऊं कि चैनल्स ही हैं यूट्यूब पे, और उस पर पूरा पूरा सिलेबस एनसीईआरटी का पड़ा हुआ है। वहां से बच्चों को उचित जान, जैसे संगीत का है, पूरा पूरा सिलेबस पढ़ा, सारे राग पढ़े हुए हैं, साइंस के सब कुछ सारे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, हिंदी के सारे जितने टेक्स्ट बुक लगे हुए सब कुछ पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे। तो ये कह सकते हैं कि यूट्यूब के जरिए बच्चे सुनेंगे किसी भी अच्छे वक्ता को, अच्छे शिक्षक को, तो उनकी भाषा इंप्रूव होगी। टेलीफोन वाला जमाना भी जा चुका है, अब यूट्यूब है, तो वो टेलीफोन और टेप रिकॉर्डर यूट्यूब के जनरेशन के पहले की बात थी, तो भी टेलीफोन और उसकी इतनी प्रासंगिकता नहीं रह गई है। परीक्षा में लिख सकते हैं, ये अलग बात होगी। तो अब हमारी ये कक्षा यहीं समाप्त होती है, और हम लोग किसी नए विषय के साथ दोबारा इकट्ठा होंगे, जुड़ेंगे और समझेंगे कि आगे क्या पढ़ना उचित है। धन्यवाद।